वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे गोवा लिबरेशन के बारे में, क्योंकि 19 दिसंबर हमारा बिल्कुल नज़दीक है और दिसंबर महीने में बहुत चीज़ें खास हुई हैं। चाहे बांग्लादेश को लिबरेट कराया हो, गोवा को लिबरेट कराया हो, तो दिसंबर महीना इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। खैर, उस बात को यहीं छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं गोवा को हमने कैसे लिबरेट कराया। गोवा को हमने 19 दिसंबर 1961 में लिबरेट कराया था, यानी गोवा आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 में। लेकिन इंडिया कब आज़ाद हुआ था? इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो इस वजह से गोवा दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है। देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स उठाए थे, किस तरीके से पूरी स्टोरी चलती है और किस तरह से हम इसको आज़ाद करते हैं। गोवा पर कब्जा ब्रिटिशर्स का नहीं था, इस पर कब्जा था पोर्चुगीज़ का, और पोर्चुगीज़ ने इस पर कब्जा 1510 में किया था। इनका एक बड़ा ही पावरफुल जनरल था अफोंसो डी अल्बुकर्क। इसका कंपैरिजन आप करना चाहें तो ब्रिटेन के रॉबर्ट क्लाइव से कर सकते हैं। ये दोनों ही एक ही लेवल के प्लेयर हुआ करते थे। इसकी मदद से पोर्चुगीज इंडिया पर अपना कदम रख पाते हैं, अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं और इंडियन टेरिटरी बना पाते हैं। ब्रिटिशर्स से तो इंडिया ने आज़ादी पा ली थी 1947 में ही, और तभी से एक डिमांड उठने लगी कि भैया गोवा को भी आज़ाद करा दो। गोवा को क्यों कब्जे में रखा है, गोवा को क्यों कॉलोनी बना के रखा है? क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ पर थे नहीं, पोर्चुगीज़ थे। तो हमारी सरकार पोर्चुगीज़ से बात करती है, किस फेज में गुजरती है और किस तरीके से हम इसे आज़ाद कराते हैं, विस्तार में जान लेते हैं। फिलहाल देख लेते हैं गोवा कहाँ पर है। गोवा हमारा ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, और दमन और दीव भी इसी के कब्जे में थे, यानी पोर्चुगीज़ के कब्जे में थे। तो ये भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे। 27 फरवरी 1950 में हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और एज़ यूजुअल जो इंडिया की आदत रही है कि भाई प्रेम से, मीठी बानी से, शांति से, हाथ पैर जोड़कर अगर काम बन सकता है तो पहले ये वाला रास्ता अपनाते हैं। हथियार वाला तो लास्ट का ऑप्शन रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम अचानक से ऐसा अपनाने लगे, बहुत शुरुआत से ही हमारी जो फिलॉसफीज़ हैं, हमारी जो कहानियाँ हैं, ग्रंथ हैं, वो इसी बात को एडवोकेट करते हैं कि पहले आप रिक्वेस्ट करके देखिए। अगर सामने वाला समझदार होगा तो आपकी रिक्वेस्ट को सुनेगा और उस पर विचार करेगा, लेकिन अगर बेवकूफ़ हुआ तो फिर विचार नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं की थी, जाके पहले समझाया था दुर्योधन को कि बड़ा समझ जाओ, लेकिन एज यूजुअल जो दुर्योधन नहीं समझा, फिर एट लास्ट हमको वॉर में जाना पड़ा। यही काम हमने फिर पोर्चुगीज़ के साथ किया। पोर्चुगीज़ को पहले मनाया, समझाया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, थोड़ा समझ जाओ, चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, और गोवा को आप आज़ाद कर दीजिए यार। 450 साल हो गए आपको इसमें कब्जा करे हुए, अब आप आज़ाद कर दीजिए। जैसा कि एक आदत होती है, अगर कोई आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा है तो उसे कमज़ोर समझ लिया जाता है, और यही गलती कर दी पोर्चुगीज़ ने। पोर्चुगीज़ ने कहा कि देखो इंडिया ऐसा है कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो, 3 साल के हुए हो और हमसे जुबान लड़ाने लगे। पहली बात, जब हमने गोवा को कब्जे में लिया था तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम तो थे भी नहीं वहाँ पर, ठीक है? तो तुम्हारा तो इसमें बोलना बनता भी नहीं है। और गोवा को हमने कॉलोनी नहीं बनाया है, ये हमारी टेरिटरी है। तुम भले ही ब्रिटेन के कॉलोनी रहे हो, लेकिन गोवा हमारी कॉलोनी नहीं है, ये हमारी मेट्रोपॉलिटन टेरिटरी है। तो टेरिटरी को आज़ाद नहीं किया जाता है, कॉलोनी को आज़ाद किया जाता है। तो ये कोई लॉजिकल डिस्कशन नहीं हुआ, हम इस पर बातचीत करने को तैयार ही नहीं है, ये बोलकर इंडिया की मांग को ठुकरा दिया जाता है। अब इंडिया को दूसरा रास्ता चुनना था कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे। इंडिया ने अपना एग्रेसिव मोड ऑन करता है और सबसे पहला काम करता है वीज़ा रेस्ट्रिक्शन का। जो भी गोवा से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से गोवा जा रहे थे, या पोर्चुगल से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पोर्चुगल जा रहे थे, सबको रोक दिया जाता है, वीज़ा नहीं दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। दूसरा कदम, हम सैंक्शन लगा देते हैं पोर्चुगीज़ पे कि भाई तुम्हारा शिप यहाँ काम नहीं करेगा, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कन्फाइंड कर दी जाती हैं, एक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है गोवा को। इंडियन यूनियन ऑफ डॉकर ये भी बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हम पोर्चुगीज़ के शिप को हाथ तक नहीं लगाएंगे, ना इन्हें लोड करेंगे, ना अनलोड करेंगे, ना इन्हें पास आउट करेंगे। तो एक तरीके से गोवा ऐसी टेरिटरी बन जाता है जिसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, और इंडिया चारों तरफ से घेरे हुए है, तो फिर इनका ज़्यादा कुछ बोलना बनता भी नहीं है, चुपचाप शांति से झेल रहे होते हैं। अब पोर्चुगीज़ को समझ में आ गया है कि देखो भाई इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जब कभी हम इस पर हमला किया करते थे, तो अब तो बात सुननी पड़ेगी। धीरे धीरे पोर्चुगीज़ की समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा है कि एक और तरीका है इस बात को टालने का, रेफरेंडम करा लेते हैं। और इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा है, रेफरेंडम करा लो। इंडिया मना कर देता है कि रेफरेंडम वाला खेल हम नहीं खेलेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ नहीं खेला तो तुम्हारी तो बेटा औकात क्या है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब पोर्चुगीज़ भागे भागे घूमते हैं पूरी दुनिया में, फ्रांस के पास जाते हैं। फ्रांस बोलता है नहीं यार, अभी तो बहुत बिजी हैं, अभी बहुत काम है, अभी तुम्हारी बात नहीं सुन पाएंगे। ब्रिटेन के पास जाते हैं, ब्रिटेन बोलता है कि नहीं सर, 1945 में हम बहुत पिटे हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम इंडिया को कॉलोनी बना के रख सकें, तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है आपकी बात सुनने की।
ब्राज़ील को बोला जाता है कि ब्राज़ील ऐसा है कि तुम तो नेम में पार्टनर हो इंडिया के, तो एक काम करो हमारी बात भी पहुंचा दो और इंडिया से बोल दो कि यार थोड़ी सी बातचीत कर ले। ब्राज़ील बोलता है कि देखो यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इंडिया से हमारी दोस्ती अभी अच्छी चल रही है, तो अभी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। यूनाइटेड नेशन के पास जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में एज़ यूजुअल बोला जाता है कि देखो भाई इंडिया ये तुमसे शिकायत कर रहा है, पोर्चुगीज़ क्या कहना चाहोगे। और इंडिया फिर वही बात कि हम तो सब अहिंसावादी लोग हैं, हम कहाँ किसी पर हमला करने वाले हैं, हम शांति प्रिय देश हैं, और मीठी मीठी गोली दे देते हैं। यूएस बोलता है कि देखो इंडिया अगर तुमने गोवा पर हमला किया और पोर्चुगीज़ पे हमला किया तो फिर अगर बात यूनाइटेड नेशन में आएगी तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं कि चचा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैक्सिको इंडिया का थोड़ा सा अच्छा दोस्त था। मैक्सिको ने प्रेशर बनाना शुरू करता है पोर्चुगीज़ पर कि देख भाई इंडिया अभी बहुत पिटा हुआ बैठा है, बहुत गुस्से में है, 200 साल गुलाम रह चुका है, अब सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा, तो शांति से गोवा लौटा दो। मैक्सिको अच्छा प्रेशर बनाता है। ये मामला लगभग 10 साल चलता है। 1950 से लेकर 1960 तक ये डिप्लोमेटिक मूव चलता है, जद्दोजहद चलती रहती है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल पाता है। इंडिया में सबको ये पता था कि एक दिन गोवा को हमने कब्जे पे करना है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे अंदर ही अंदर से। और ये बात पोर्चुगीज़ को भी पता थी कि बहुत लंबे समय तक हम गोवा पर राज नहीं कर पाएंगे। अब भाई पूरा मामला तैयार हो चुका है, लेकिन एक चिंगारी की ज़रूरत है, और चिंगारी भड़कती है एक साबरमती शिप के जरिए। साबरमती नाम का एक शिप होता है जो कि पैसेंजर को लेकर जाता है कोच्चि से अंजदीवी तक। लेकिन पोर्चुगीज़ को लगता है कि भाई यहाँ पे ना सिविलियन के बेस में, सिविलियन के शिप में इंडियन आर्मी आ रही है, और ये फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और चीफ इंजीनियर घायल हो जाते हैं। हमें बस मौका मिल जाता है गोवा पर हमला करने का। तुरंत जवाहरलाल नेहरू एक ऑर्डर देते हैं पूरी आर्मी को कि भाई अब तो अंदर जाना पड़ेगा, और एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ही फोर्सेस हमला करती हैं और बहुत तगड़ा मुकाबला होता है। 36 घंटे में ये पूरा खेल खत्म कर देते हैं। पोर्चुगीज़ की फ़ौजें भागने लगती हैं और इंडिया की फ़ौजें जीतने लगती हैं। अब इंडिया की पोजीशन वो हो गई है जो पहले पोर्चुगीज़ की हुआ करती थी, और अब पोर्चुगीज़ की वो पोजीशन हो गई जो पहले इंडिया की हुआ करती थी। अब यानी पोर्चुगीज़ अब घुटनों पर आ गए। अब बोलते हैं कि सर भाग तो रही हैं, एक काम करें एक फ्लैट दिलवा दो। अब नेहरू साहब अपने सिगरेट सुलगा के कि नहीं भाग जाओ जान बचा के, नहीं तो फिर हमें नहीं मालूम हम क्या क्या कर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो नहीं होती हैं, हाँ, लेकिन ये था कि गोवा को हमें आज़ाद कराने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए छोड़ रखे हैं मैंने, एक बूस्टर डोज रखा हुआ है लास्ट के लिए। चलिए उस पर चलते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, अगर गोवा के बारे में जान ही रहे हैं तो एक बार पूरी जानकारी ही ले लेते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर मिलेगा, दूध सागर। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कभार पूछ ले तो ये चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। 400 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ हमको देखने को मिलती हैं गोवा में। गोवा 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, रीज़न अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं। गोवा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रखता है, तो ये भी अपने आप में बड़ा पॉइंट है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम यानी सबसे अमीर स्टेट हो जाता है इस मामले में। गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है इंडिया का, तो एक और फैक्ट इसके साथ जुड़ जाता है। और अगर आप कभी गोवा जाने का मन करे तो बिल्कुल जाइए गोवा, वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 7000 से ज़्यादा वहाँ पर बार ओपन है, तो एन्जॉय गोवा। गोवा को जाना जाता है उसके बीचेस की वजह से, लेकिन ये बात बड़ी ही आश्चर्यजनक है कि 1/3 पार्ट गोवा का फॉरेस्ट से कवर्ड है, और फॉरेस्ट बड़ी मात्रा में है। अच्छा, एशिया के एकमात्र नेवल बेस म्यूजियम जो कि गोवा में है, नेवल एविएशन, यानी जो नेवी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं। तो नेवल एविएशन म्यूजियम एशिया का, इंडिया की नहीं पूरा एशिया का एकमात्र है जो कि हमें गोवा में देखने को मिल जाता है। अगर कभी मौका मिले तो बिल्कुल ज़रूर जाना। लार्जेस्ट फ्लोटिंग कैसीनो है, तो जो लोग शौक़ रखते हैं बिल्कुल अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लार्जेस्ट चर्च है एशिया का, तो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई। लार्जेस्ट चर्च इन एशिया गोवा में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप पॉज करके ये पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस हमको देखने को मिलती है गोवा में, जो कि 1556 में देखने को मिलती है। पहला मेडिकल कॉलेज इंडिया का गोवा में ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि हमें जानने को मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि आगे आप कौन से टॉपिक पर ये देखना चाहते हैं।